हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड हिंदी वीणा से चैप्टर 7 मित्र को पत्र। इस पाठ की व्याख्या मैं पहले ही आपको करा चुकी हूँ, आपने वीडियो जरूर देख लिया होगा। आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। बातचीत के लिए मैं पहला प्रश्न है, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है। रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा है। रूपम ने लिखा है कि वह अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ है। गुवाहाटी बहुत ही सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इस नदी में माजुली नाम का बहुत बड़ा द्वीप भी है। रूपम ने लिखा कि उसने असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में सत्रिय नृत्य भी देखा। वहां नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी एवं उमानंद मंदिर भी दर्शन करने वो लोग गए। साथ ही रूपम ने यह भी लिखा कि उसकी नानी माँ ने उसे बताया कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो खेलना बहुत जरूरी है। इस उत्तर में जो कुछ थोड़े से ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर आया है वैष्णव मठ सत्र सत्रिय नृत्य, और इन सब का अर्थ मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको इस पाठ की व्याख्या वाले वीडियो में बताया है। अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं तो आप उस व्याख्या वाली वीडियो को जरूर एक बार देख लें। बहुत छोटी वीडियो है, उसे एक बार देख लें। आपको ये जो शब्द प्रश्न उत्तर हैं ये बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी गया हुआ है। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने दादा दादी के घर गया था। मेरे दादा दादी कोलकाता शहर में रहते हैं। वहां मैंने विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, साइंस सिटी, बेलूर मठ, बिरला मंदिर, ये सब कुछ देखा। आप अपने अनुसार इस उत्तर को बदल भी सकते हैं। अगर आप अपनी नानी या दादी या मौसी या मामा या बुआ किसी के भी घर गए हैं और वहाँ के कुछ दर्शनीय स्थलों के नाम आपको पता है तो आप उसके हिसाब से भी अपना उत्तर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए का पहला प्रश्न, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली। पूरा पत्र गुवाहाटी नगर के बारे में ही है। बहुत सारी जानकारी हमें इस पार्ट से मिली है, तो नंबर 1 नंबर 2 करके हम इसे पॉइंट्स में ले लेते हैं। पहला है कि गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। पूर्व उत्तर में जो पड़ते हैं स्टेट्स जो हैं उनका प्रवेश द्वार है, यानी कि गुवाहाटी से ही आगे के स्टेट्स जाने का रास्ता है। पहला जो शहर है वो गुवाहाटी है, भारत के पूर्व उत्तर में। दूसरा है, गुवाहाटी नगर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड जिसे कहते हैं। और चौथा, माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र स्थित है। पांचवा, गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। और छठा, उमानंद मंदिर भी गुवाहाटी महानगर में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए नाव यात्रा करनी पड़ती है। तो ये बातें हमें इस पाठ से पता चली हैं गुवाहाटी शहर के बारे में। अगला प्रश्न है, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है। क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं। शारीरिक श्रम का, शारीरिक का मतलब होता है फिजिकल, शरीर से मतलब फिजिकल, श्रम मतलब मेहनत, एक्सरसाइज कह सकते हैं आप इसे। कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपके शरीर की एक्सरसाइज होती हो। तो शारीरिक श्रम करने से व्यक्ति शरीर और मन से स्वस्थ और ऊर्जावान होता है। मतलब कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल मेहनत करते हैं, फिजिकली कोई काम करते हैं, शरीर से अपने हाथ पैर चला करके कुछ काम करते हैं, तो उससे हमारा शरीर और मन दोनों ही हेल्दी भी होते हैं और एनर्जी भी मिलती है, हमें एनर्जेटिक हो जाते हैं हम। कहा गया है
स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। और ऐसा बार बार हम सुनते हैं कि जिसका शरीर स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है, उसका मन भी हेल्दी होता है, मतलब वो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। शारीरिक श्रम से हम तंदुरुस्त और मजबूत बनते हैं। अगर हम शारीरिक काम करते हैं, शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, तो हम तंदुरुस्त होते हैं, यानी कि सेहतमंद होते हैं और हम मजबूत भी बनते हैं। पाचन क्रिया ठीक रहती है, हम जो कुछ भी खाते हैं वो आसानी से हमें हजम हो जाता है। अगर हम खा पी के बेड में सोए रहेंगे ना, बेड के ऊपर सोए रहेंगे आराम से, तो फिर हमारा जो खाया है वो हमें हजम नहीं होता। हम कहते हैं पेट भारी हो गया, उल्टी आने का मन कर रहा है, या खट्टे डकार आ रहे हैं, इस तरह की बातें हम करते हैं अगर हम बेड पर सोए रहते हैं। अगर हम खाना खाने के बाद भी अपना शारीरिक रूप से कुछ काम करें, चलने फिरने, दौड़ने, भागने, उठाने रखने वाला कुछ मेहनत का काम करें, तो उससे हमारी पाचन क्रिया ठीक होती है। रक्त संचार में वृद्धि और मन प्रसन्न रहता है। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, इसलिए हमें शारीरिक श्रम करना आवश्यक है। जी हाँ, अब दूसरा पार्ट जो इस प्रश्न का था, जी हाँ, मैं प्रतिदिन विभिन्न तरह के खेल खेलती हूँ, जैसे खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी वगैरह वगैरह। ये खेल मैं रोज खेलती हूँ, तो इससे मेरा शारीरिक श्रम हो जाता है। अगला प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? दोनों कौन से खेल खेलते हैं? पत्र में जो लिखा है उसके अनुसार रूपम और अभिषेक बड़े आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अगला प्रश्न है, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए अपने पसंद के सारे खेलों की सूची आपको बनानी है। तो ये है मेरी पसंद के सारे खेलों की सूची। कबड्डी, आंख मिचौली, गिल्ली डंडा, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, साइकिल रेस, शतरंज, रस्साकशी। शतरंज चेस को बोलते हैं और रस्साकशी टग ऑफ वॉर को कहते हैं। एक रस्सी को पकड़ के जो दो पार्टीज इधर से उधर खींचते हैं, जिसकी तरफ खिंच गया वही जीत जाता है, उसे कहते हैं रस्साकशी का खेल। आगे है भाषा की बात। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते हैं और उन्हें खेलते भी होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। चलिए, ये है वर्ग पहेली और इसमें हमें खेलों के नाम ढूंढने हैं। चलिए हम लोग फटाफट से ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सामने से मुझे दिखाई दे रहा है वॉलीबॉल, खो खो, पिट्ठू, हॉकी, गिल्ली डंडा, फुटबॉल। ये थे सारे खेल जो कि इसमें दे रखे हैं, हमने ढूंढ लिए। ढूंढते हैं, तो जो नाम हमने ढूंढे हैं मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं स्पेलिंग के साथ आपके लिए। क्रिकेट, फुटबॉल, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, वॉलीबॉल, खो खो और हॉकी। अगला प्रश्न है, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। मेरे घर और विद्यालय में कुछ दूसरे खेल भी हम खेलते हैं, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, कुश्ती, पतंगबाजी, जूडो कराटे या फिर भाला फेंकना, ताश खेलना, साइकिल की रेस लगाना, तैरना, लुका छिपी, हाइड एंड सीक जिसे कहते हैं। अन्य बहुत सारे खेल हम घर में और विद्यालय में खेलते हैं। तो इस तरह से कोई भी खेल जो आप खेलते हैं उनके नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगला है, पत्र में त्र तथा श संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर त और र के मेल से बनता है, ये आपको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। श संयुक्त अक्षर श और र के मेल से बनता है। अब आप पत्र में त्र और श संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढ कर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र और श संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। एक तो आप इस पाठ के बीच में से ढूंढ के लाइए कौन से शब्द हैं, और दूसरा आप अपने दिमाग से भी कुछ शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिस्ट बना रखी है। मित्र, शारीरिक श्रम, पत्र, श्रद्धालु, बहुत सारे श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आते हैं ना कामाख्या मंदिर में। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इसमें भी आ गया। परिश्रम, ये भी था। त्रिनेत्र, श्रीमान, ये हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे जोड़ दिए हैं। इसके अलावा दूसरे हैं त्रिभुज और श्रीनगर। अगला प्रश्न है, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर, घर, घर का अंतिम वर्ण है र,
तो अगली बार हमें र से शुरू होने वाला शब्द लिखना है। जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं ना, वैसे ही हमें यहाँ शब्द लड़ी बनानी है। र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। शब्द लड़ी जिसे हमें पूरा करना है, घर और रस्सी तो यहाँ पर दिया हुआ है, और घर और रस्सी के आगे हमें बनाना है तो ये है शब्द लड़ी आपके सामने। घर, र से रस्सी, स से सीख, ख से खरगोश, श से शक्कर और र से रॉकेट। तो ये हमने बनाई शब्द लड़ी। तो शब्द लड़ी को पूरा करने के लिए हमने कौन कौन से शब्द बनाए? घर, र से रस्सी, स से सीख, ख से खरगोश और श से शक्कर और रॉकेट। चलिए आगे देखते हैं। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द यानी संज्ञा शब्द ढूंढ करके और उनमें अपनी पसंद का रंग भरना है आपने। जैसे यहाँ दे रखे हैं उदाहरण के तौर पे, नगर, पर्वत, रूपम। ये नगर संज्ञा शब्द है, पर्वत संज्ञा शब्द है, रूपम संज्ञा शब्द है। जो भी किसी का नाम होता है वो संज्ञा शब्द होते हैं। अगर आपको पता नहीं है संज्ञा किसे कहते हैं तो संज्ञा की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप सर्च कर लीजिए। व्याकरण के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी संज्ञा के भेद और परिभाषा नाम से जो वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के शब्दों को कैसे ढूंढते हैं। तो ये वाला प्रश्न करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये है अगला प्रश्न और इस प्रश्न में हमको इन सारे बॉक्स में से नाम ढूंढने, संज्ञा शब्द ढूंढने और उस पर कलर करना अपनी पसंद का। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ दे रखा है कि नगर, पर्वत, रूपम, ऐसे शब्द ढूंढने हैं। चलिए ढूंढते हैं यहाँ से। हम पहले तो हम ढूंढ लेते हैं और फिर उसके बाद कलर करेंगे। पहला है मैं, ये तो नहीं है संज्ञा शब्द। नानी, ये है संज्ञा शब्द। और अगला है अभिषेक, ब्रह्मपुत्र, भारत, नीलांचल, ये संज्ञा शब्द हैं। और इस तरह से पिट्ठू, गुवाहाटी, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। तो कलर कर लेते हैं हम इन्हें। ये कर लिया है हमने इन्हें कलर। ब्रह्मपुत्र, भारत, नीलांचल, पिट्ठू, गुवाहाटी, नानी और अभिषेक। अगला प्रश्न है, थोड़ा और जानिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 प्रदेश हैं। कक्षा में अपने सहपाठियों शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। तो इसके उत्तर में हमने लिखा है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदर विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये हमें प्रश्न में ही दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट बनी हुई है। एक तरफ हमने लिखे हैं प्रदेश और दूसरी तरफ उसकी राजधानी और देखने योग्य स्थान। तो पहला है असम, असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ पर जो जगह देखने लायक है वो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कामाख्या मंदिर, शिवसागर। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी का नाम है ईटानगर, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग मठ और जीरो। तीसरा है मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल, यहाँ पर देखने योग्य स्थान है लोकटल झील, ईमा बाजार और लेबुल नामजाओ। आगे है मिजोरम जिसकी राजधानी का नाम है आइजोल, थेंजोल, वंतारंग झरना, ये देखने की जगह है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, बालपक्रम, चेरापूंजी, लिविंग रूट ब्रिज, ये यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। अगला राज्य है नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा और यहाँ पर देखने वाली जगहें हैं नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, खो नोमा, मोकोकचुंग। अगला राज्य है त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला और यहाँ पर देखने योग्य जगहें हैं उज्जैनता पैलेस, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और रुद्र सागर झील। और आखिरी राज्य है सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक और जिसमें देखने योग्य जगहें हैं पेलिंग, चांगू झील, रूमटेक। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल, जातीय विरासत, मन भावन मौसम और विशिष्ट सांस्कृतिक आकर्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। आमतौर पर इस क्षेत्र में वर्ष भर बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है और यहाँ की जलवायु जो है वो
गर्म होती है। यहाँ उमस भरी गर्मियाँ होती हैं, हल्की सर्दियाँ होती हैं और साल भर बारिश होती रहती है। इन प्रदेशों में लोगों का मुख्य भोजन मोमोज, शुक्पा, नूडल सूप मतलब पोर्क, मछली, चावल, चाय है। ये 8 प्रदेश सांस्कृतिक विविधता, अनूठी परंपराओं, संगीत, नृत्य एवं व्यंजन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से ये 8 स्टेट हैं जिनकी जलवायु, यहाँ का जो सांस्कृतिक कल्चर जो है वो सब एक जैसा है, इसलिए इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये 8 राज्य हैं लेकिन 7 सिस्टर्स इन्हें कहा जाता है, और जो 8वां है सिक्किम, उसे ब्रदर स्टेट माना जाता है। ये 8 की जो संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ का संगीत है, नृत्य है, व्यंजन है, वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। जलवायु, रहन सहन, कपड़े पहनने का ढंग, रीति रिवाज सब एक जैसे हैं, इसलिए ये 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध है। 1970s से इसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, और इसमें एक सिक्किम राज्य और जुड़ा हुआ है जो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, बल्कि उसे ब्रदर स्टेट के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर में आते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, और सिक्किम जो है 8 स्टेट, ये ब्रदर स्टेट मानी जाती है। अगला प्रश्न है, इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। तो देखिए, मेरे राज्य उत्तराखंड में कई प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है केदारनाथ मंदिर। ये भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जो हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है बद्रीनाथ मंदिर। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर भारत के जो 4 धाम हैं उनमें से एक है। अलकनंदा नदी के किनारे पर यह स्थित है और ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। तीसरा है हरिद्वार। गंगा नदी के किनारे स्थित यह शहर कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर की पौड़ी पर गंगा आरती को देखना बहुत ही आकर्षक होता है। अगला है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम। क्रमशः यमुना और गंगा, यमुनोत्री यमुना नदी के किनारे पर और गंगोत्री गंगा नदी के उद्गम स्थल पर, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसे कहते हैं उद्गम स्थल। इन धार्मिक स्थलों का हमारे राज्य में विशेष महत्व है और लोग यहाँ आकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है खेल गीत। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती हैं। हमारे देश में ये बहुत पुराने समय से, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तब से ही जो हम गेम खेला करते थे ग्रुप्स में मिल करके, 5, 6, 7 बच्चे मिल करके, तो हम एक तरह का गीत भी गाते थे उन खेलों के लिए, जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदर, ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। तो मुझे जो अपने ज़माने के 2 गीत याद थे, छू छू मंतर बोले सिकंदर, गोटी पकड़े हो जाए बंदर। और दूसरा हम खेलते थे ऐसे हाथ करके, 2 बच्चे हाथ करके ऐसे खड़े होते थे और तीसरा बच्चा हाथ के नीचे से ऐसे निकलता था और उसको ऐसे करके पकड़ना होता था। तो हम बोलते थे पोसम पा भाई पोसम पा, साथियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। तो ये गीत उसके साथ प्रसिद्ध था। आपको कोई और गीत अगर याद हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक थे आपके सारे प्रश्न उत्तर। ये क्लास 3rd वीणा के चैप्टर 7 मित्र को पत्र के सारा प्रश्न अभ्यास मैंने आपको आसान शब्दों में व्याख्या करते हुए समझा दिया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो कर दीजिए 4 काम। पहला काम आपको करना है लाइक का बटन दबाना है। दूसरा काम आपको करना है अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है। तीसरा काम दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना है। और चौथा काम बेल आइकन को दबाना है ताकि जो भी अगली वीडियो आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब चलते हैं, मिलेंगे आपकी अगली वीडियो में आपके किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.